पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। व्याप्ति पंचकम के न्याय का ही ग्रंथ। जैसे न्याय में दो विभाग, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। प्राचीन न्याय का मूल ग्रंथ क्या है? गौतम सूत्र। गौतम अक्षपाद गौतमा, अक्षपाद गौतमा, मेधातिथि गौतम, ऐसे दो नाम कहते हैं, परंतु प्राय अक्षपाद गौतमा। अक्षपाद गौतमा उनका जो न्याय सूत्र, न्याय सूत्र एक सबसे प्रधान मूल आधार ग्रंथ जो भी हो, माना प्राचीन न्याय हो या नव्य न्याय हो, सबका यही आधारभूत ग्रंथ। जो भारतीय दर्शन शास्त्रों में सारी दर्शनों के लिए, जैसे आस्तिक दर्शनों में सूत्र ग्रंथ ही प्रधान ग्रंथ। एक मीमांसा को छोड़कर मीमांसा में प्रधान ग्रंथ वेद माना जाता है। पूर्व मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में भी मौलिक ग्रंथ उपनिषद, उत्तर मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में कर्मकांड। उसके प्रति सूत्र जो सारांश, जो उपनिषदों का सारांश का ग्रहण करने के लिए और उसमें जो विरोधाभास का समाधान करने के लिए ब्रह्मसूत्र। परंतु बाकी जो न्याय इत्यादि ग्रंथ में, बाकी जो चार दर्शन, न्याय विशेषिका, सांख्य योग, उसमें मूल प्रधानभूत ग्रंथ तत्दाचार्य प्रणीत सूत्र ग्रंथ। इस तरह से न्याय सूत्र, न्याय शास्त्र में गौतम महर्षि के द्वारा जो रचाया गया जो न्याय दर्शन, उसमें 5 अध्याय। जैसे ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय, एक अध्याय में 2 पाद, वैसे वहाँ 2 आत्मिका, एक अध्याय में 2 आत्मिका, 5 अध्याय और एक में 2 आत्मिक। इस तरह से 10 आत्मिक हो जाएगा। और 542 सूत्र, 542 सूत्र कुल मिलाकर के पूरा 555 हो जाएगा। इसमें ब्रह्मसूत्र में उसे थोड़ा कम 542 सूत्र। और इसके प्रति वात्सायन महर्षि ने न्याय भाष्य लिखा है। वात्सायन महर्षि जो न्याय सूत्र लिखा, न्याय सूत्र जो गौतम महर्षि ने लिखा, उसके प्रति बौद्ध और नैयायिकों का बहुत विचार पहले से चल रहा है, बहुत विचार और विवाद। बौद्ध मन सारे पदार्थ क्षणिक मानने वाले, और न्याय क्षण स्थायी मानने वाला, और न्याय द्वैत दर्शन है। बौद्ध प्रपंच को नहीं मानने वाला, केवल सारे प्रपंच बुद्धि मात्र, इस तरह से कहने वाले विज्ञानवादी। तो इस तरह से होने से उनका निराकरण करता है नागार्जुन, बौद्ध पंडित जो नागार्जुन है, वो न्याय सूत्रों का बहुत खंडन कर रहा है। तो उसका समाधान करने के लिए समाधान करते हैं, और भाष्य सूत्रों का भाष्य तो रहता ही है। वात्सायन भाष्य में बहुत बौद्धों का भी निराकरण किया गया। न्याय दर्शन में भी बहुत बौद्धों के प्रति बहुत निराकरण करने वाले सूत्र है, और उनका वात्सायन भाष्य में, वात्सायन भाष्य का निराकरण ज्यादा ये वसुबंधु इत्यादि, वसुबंधु है बौद्ध के बाद, बुद्ध भगवान के बाद बहुत बार 500 साल के बाद या 1000 साल के बाद आया है वसुबंधु, उनके द्वारा निराकरण किया गया है। वो बहुत इसका उल्लेख करते हुए निराकरण किया अपने ग्रंथों में। तो उनका समाधान भी करते हुए और भाष्य का व्याख्या करने के लिए उद्योतकर उन्होंने वार्तिक लिया, उद्योतकर वार्तिक के प्रति वाचस्पति मिश्रा, उन्होंने न्याय वार्तिका तात्पर्य टीका, और न्याय वार्तिका तात्पर्य टीका के प्रति उदयनाचार्य परिशुद्धि, न्याय वार्तिका तात्पर्य टीका परिशुद्धि। ये 5 ग्रंथ, सूत्र से लेकर सूत्र, भाष्य, वार्तिका, वार्तिक के प्रति टीका, टीका के प्रति परिशुद्धि, ये सब न्याय का, प्राचीन न्याय का आसर ग्रंथ, मूल ग्रंथ। अब इसके पश्चात जो बौद्धों का निराकरण और वाचस्पति और उदयनाचार्य का एक विशेष शैली,
और कन्नड़ खंडकाध्याय एक ग्रंथ है, श्रीहर्ष मिश्रा ने लिखा कन्नड़ खंडकाध्याय। उसमें प्राचीन न्याय का खंडन करने का प्रयास किया। प्राचीन न्याय का खंडन किया, वहाँ सारे पदार्थों का, सारे लक्षणों का खंडन किया है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ 13वीं शताब्दी में गंगेशोपाध्याय एक महाविद्वान, उनको कहते हैं प्रजापति कल्प। प्रजापति कल्प माने प्रजापति से थोड़ा कम है, उतना ज्ञान है सर से। तो उन्होंने पूरा प्राचीन न्याय में बहुत सारे ऐसा खंडन मंडन हो रहा है, तो उनका सबका समाधान करने के लिए और पटिष्ठ करने के लिए न्याय को, और वो स्वयं ही प्राचीन न्याय को बहुत निराकरण किया। गंगेशोपाध्याय करते हुए उन्होंने न्याय चिंतामणि ग्रंथ लिखा। न्याय चिंतामणि में 4 अध्याय। जैसे न्याय का गौतम महर्षि का पहले सूत्र प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क वाद जल्प विखंड हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञान निश्रेयसागम। इसमें जो पहले पदार्थ आ गया प्रमाण, इस प्रमाण का व्याख्या स्वयं महर्षि ने, गौतम महर्षि ने तृतीय सूत्र में किया। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दा प्रमाणानि, 4 प्रमाण वहाँ उल्लेख किया। वो जो तृतीय सूत्र में जो 4 प्रमाण उल्लेख किया, इन चारों प्रमाणों का व्याख्या करते हुए गंगेशोपाध्याय उन्होंने न्याय चिंतामणि, उसका 4 अध्याय, प्रत्यक्ष चिंतामणि, अनुमान चिंतामणि, उपमान चिंतामणि और शब्द चिंतामणि, 4 प्रमाण। प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन न्याय प्रमाण प्रमेय दोनों का विचार करता है, और वैशेषिक प्रमेय प्रधान, प्रमाण का चर्चा भी है परंतु प्रमेय प्रधान रूप से लेते हैं। और प्राचीनों में भी प्रमेय का बहुत ज्यादा मान्यता है प्रमेयों का। नव्य न्याय में गंगेशोपाध्याय जहाँ शुरू किया, वहां से आरंभ मान सकते हैं। वैसे तो वाचस्पति मिश्रा इत्यादि उदयनाचार्य में भी नव्य न्याय का बीज वहाँ है, जैसे निरूपक भाव, ये सारे इसका बीज वह उनका ग्रंथों में वहाँ नहीं, माने प्राचीन न्याय में नहीं होने पर भी उनका ग्रंथों में है वो बीज, और उनको ही वो बहुत विस्तार किया गंगेशोपाध्याय। तो ये जो गंगेशोपाध्याय को नव्य न्याय का आरंभिक पुरुष मानते हैं। तो वहाँ उन्होंने केवल 4 प्रमाणों का विचार किया, प्रमेय को छोड़ दिया। तो इसीलिए नव्य न्याय प्रमाण प्रधान ग्रंथ माना जाता है, प्रमाण ही प्रधान इसमें, क्योंकि प्रमाण एक बार सटीक पता चल गया, प्रत्यक्ष क्या है उसका एकदम निरूपण हो गया, अनुमान एकदम यथार्थ स्वरूप पता चल गया, तो प्रमेय अपने आप दिखने लगेगा। प्रमाणों के द्वारा प्रमेय ज्ञान हो जाता है। तो प्रमाण प्रमेय में प्रमाण प्रधान, इसलिए प्रमाणों का चर्चा किया। ऐसा उन्होंने जो गंगेशोपाध्याय का जो न्याय चिंतामणि, उनमें जो अनुमान चिंतामणि आया, अनुमान चिंतामणि में अनुमान का निरूपण, उसके अंतर्भूत व्याप्ति का, अनुमान का कारण है अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमितिकरण अनुमान क्या है, व्याप्ति ज्ञान, तो इसके अंतर्भूत व्याप्ति का भी निरूपण। और व्याप्ति का निरूपण करने समय पहले पूर्व पक्ष व्याप्ति का चर्चा कर रहा है। पूर्व पक्षी व्याप्ति का निर्वचन करेगा। पूर्व पक्षी जो व्याप्ति का निर्वचन करेगा, उनको पहले उनका व्याख्या करते हुए उन सारी पूर्व पक्ष व्याप्ति का अर्थ उसमें दोष तो रहेगा ही रहेगा, उन दोषों का निरूपण, उनमें रहने वाला दोष, पहले दोष का निवारण करने के लिए बहुत प्रयत्न हो जाएगा। प्रयत्न होने के पश्चात भी जो दोष रह गया उसका निवारण नहीं कर सकते, इसलिए सिद्धांत लक्षण का रचना करेगा। तो वहाँ जो एक पंक्ति माने पूर्व पक्ष, सारे 5 पूर्व पक्षों हैं, सारे 5 पूर्व पक्षों का 1-2 पंक्ति है वहाँ, वो 1-2 पंक्ति हो गया, उसके उनपे यहाँ टीका इत्यादि के द्वारा ये व्याप्ति पंच का अलग ग्रंथ ऐसे सांप्रदाय रीति से ऐसे पढ़ा जाता है कि व्याप्ति पंच को अलग ग्रंथ, सिद्धांत लक्षण अलग, संपूर्ण न्याय चिंतामणि नहीं पढ़ाते हैं, इसमें उसमें एक अंश को लेकर इस तरह पक्षता का भी पढ़ाते हैं। जो अनुमान में जितना भी है अंश, उन अंशों में भिन्न भिन्न प्रकरण है, तो वो अलग अलग प्रकरण अलग अलग ग्रंथ हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ हम लोग यहाँ व्याप्ति पंचक ग्रंथ देख रहा है। व्याप्ति पंचकम, इसमें पंचक व्याप्ति या पंचकम है, व्याप्ति पंचकम, व्याप्ति का पंचक क्या है, पंचक में पंच शब्द से कन प्रत्यय हो गया, पंच और कन, ये संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, इस सूत्र से कन प्रत्यय हो रहा है। तदित प्रत्यय है, तो तदस्य परिमाणम इत्यर्थे,
तदस्य परिमाणम इस अर्थ में, तद अस्य परिमाणम, तद माने पंच, पंच शब्द के द्वारा सन प्रत्यय हो गया, तो पंच अस्य परिमाणम, पंच है इसका परिमाण, इस अर्थ पंच का। और पंच अर्थ विस्तार, पंच अर्थ विस्तार अर्थ में, पंच शब्द का अर्थ विस्तार में। तो व्याप्ति का अथवा संख्या अर्थ ले लेंगे तो यहाँ पांच व्याप्तियों, पांच पूर्व पक्ष व्याप्ति चल रहा है, तो संख्या अर्थ में भी सन प्रत्यय, सन प्रत्यय तदस्य परिमाण, परिमाण परिमाण का तो संख्या भी परिमाण है, तो संख्या रूप परिमाण अर्थ में व्याप्ति है पंचकम, व्याप्ति का जो पांच स्वरूप, इस तरह से भी व्याप्ति का व्याप्ति पंचकम। और व्याप्ति पंचक से माथुरी, व्याप्ति पंचक माथुरी। ये माथुरी क्या है? माथुरी इस टीका का नाम, व्याप्ति पंचक, व्याप्ति पंचकम के प्रति जो टीका है, हमारे व्याप्ति पंचकम के प्रति टीका का नाम माथुरी, परंतु ये व्याप्ति पंचकम के प्रति टीका नहीं है, ये तो न्याय चिंतामणि के प्रति टीका। संपूर्ण न्याय चिंतामणि के प्रति मथुरानाथ तर्कवागीश, ग्रंथकार का नाम मथुरानाथ तर्कवागीश, मथुरानाथ तर्कवागी संपूर्ण न्याय चिंतामणि के प्रति टीका लिखा है। उसने जो व्याप्ति पंचक, पांच व्याप्तियों का समाहार, पांच व्याप्तियों का जो समाहार हो गया, उनको ग्रहण करते हुए, उस ग्रंथ का जो टीका का भी ग्रहण करते हुए इसको अलग ग्रंथ बनाया गया। तो यह मथुरानाथ तर्कवागीशा का ग्रंथ का एक अंश बीच में से लेके हम लोग पढ़ रहा है, इसलिए मंगलाचरण इत्यादि नहीं है, क्योंकि बीच में ग्रंथ बीच में आ गया, बीच में कोई एक प्रकरण है, न्याय चिंतामणि का भी बीच में एक अंश है, उसके प्रति मथुरानाथ तर्कवागीशा का टीका। न्याय चिंतामणि के प्रति बहुत लोगों ने टीका लिखा, न्याय चिंतामणि मन चारों अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, अर्थशब्द, इसके प्रति बहुत सारे विद्वानों ने टीका लिखा है, न्यायिकों ने। उसमें प्रसिद्ध है दीदिति टीका रघुनाथ शिरोमणि का। रघुनाथ शिरोमणि का टीका बहुत क्लिष्ट, और उसके उनका भी व्याख्या करने के लिए जगदीश भट्टाचार्य और जगदीश तर्कालंकार और गदाधर भट्टाचार्य, तर्क संग्रह में उनका नाम तो रहा है, व्याप्ति का रक्षण करने समय। तो इन दोनों लोगों ने संपूर्ण दीदिति के प्रति टीका लिखा है। हाँ, तो इस तरह से व्याप्ति पंचकम जो है, इस अंश में दीदिति भी है, दीदिति के प्रति जगदीश का व्याख्या भी है, जागदीशी बोलते हैं, और गदाधर भट्टाचार्य का गदाधरी टीका भी है, इसी व्याप्ति पंचक के प्रति। परंतु व्याप्ति पंचक के लिए मातृ प्रसिद्ध है, सब लोग मातृ का अध्ययन ज्यादा करते हैं। सिद्धांत लक्षण जब करेंगे, सिद्धांत लक्षण में जगदीश माने दीदिति टीका, न्याय चिंतामणि के प्रति दीदिति टीका जो रघुनाथ शिरोमणि का, उसके प्रति जगदीश तर्कालंकार, उनका टीका वो प्रसिद्ध है सिद्धांत लक्षण में, और व्याप्ति पंचकम में मातृ टीका प्रसिद्ध है। तो इसीलिए व्याप्ति पंचक के मातृ, व्याप्ति पंचक मातृ, इस ग्रंथ का नाम ऐसा हो गया। और इसी माथुरी का दूसरा नाम भी है रहस्य, इसका नाम टीका का नाम है रहस्य परिणाम। और व्याप्ति पंचकम का भी दूसरा नाम है पंचलक्षणी, पंचानाम लक्षणानाम समाहार, पांच लक्षणों का समाहार ही होता पंचलक्षणी। इसमें ये जो व्याप्ति पंचक ग्रंथ जो हुआ, इसमें प्रधान रूप से पांच लक्षणों का विचार कर रहा है, पांच व्याप्ति का लक्षण। पहले लक्षण हो जाएगा साध्याभाववद अवृत्तित्वम, तर्क संग्रह में देखा, साध्याभाववद अवृत्तित्वम, ये प्रथम लक्षण, इसी का सुदीर्घ व्याख्या चलेगा, आधा से ज्यादा ग्रंथ इसी का व्याख्या। उसके बाद द्वितीय लक्षण आएगा साध्यवद भिन्न साध्याभाववद अवृत्तित्वम, ये भी वैसे ही, माने ये जो पांचों लक्षण जो आ रहा है द्वितीय हो गया। तृतीय वाला साध्यवत प्रतियोगिका अन्योन्याभाव असामानाधिकरण्यम, तृतीय लक्षण। चतुर्थ हो जाएगा सकल साध्याभाववत निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वम, और पंचम हो जाएगा साध्यवद अन्य अवृत्तित्वम। ये पांचों लक्षण जो हो रहा है, ये पांचों लक्षण अभाव को लेते हुए साध्याभाव से घटित हो रहा है। और वो जो अभाव प्रथम लक्षण और चतुर्थ लक्षण, इन दोनों में अत्यंत अभाव को लेकर अत्यंत अभाव घटित हो जाएगा। और द्वितीय तृतीय और पंचम लक्षण अन्योन्याभाव घटित, दोनों माने सब अभाव घटित ही, पांच अभाव घटित ही, अभाव प्रधान रूप से माने व्यतिरेक व्याप्ति को लेते हुए आ रहा है।
फिर भी उसमें भी भेद हो गया, अत्यंताभाव घटित लक्षण, अन्योन्याभाव घटित लक्षण, इस तरह से भेद। और तृतीय में अधिकरणत्व भी आ गया। तृतीय लक्षण ले लोगे तो साध्यवत प्रतियोगिक, साध्यवत, साध्याधिकरण, अधिकरणत्व घटित होता है तृतीय लक्षण। और ये पांचों अव्यभिचारितत्व रूप लक्षण ही है। तो व्यभिचार का अभाव, सामान्य रूप से व्याप्ति क्या हो जाएगा? पर्वतो वन्यमान धूमात्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः हो जाएगा, ये अन्वय व्याप्ति। और यत्र यत्र वन्य अभावः तत्र तत्र धूमाभावः, ये हो जाएगा व्यतिरेक व्याप्ति। अब हेतु में क्या आना चाहिए? व्याप्ति आना चाहिए। व्याप्ति माने व्यापक साहचर्य, व्यापक सामानाधिकरण्यम, व्यापक सामानाधिकरण्य अथवा नियत साहचर्यम जो आता है व्याप्ति में, वही व्याप्ति। इस तरह से व्याप्ति का लक्षण। इसको पूर्व पक्ष व्याप्ति में कैसे घटाया? वहाँ व्यभिचार नहीं रहना चाहिए ऐसा घटाया। साहचर्य का अर्थ व्यभिचाराभाव। साहचर्य वस्तुतः साहचर्य ले लेंगे, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, कहाँ देखेंगे? सकल यावत धूमाधिकरण चाहिए। यावत धूमाधिकरण किसको मिलेगा? यावत माने प्रपंच में जितना धूम का अधिकरण है वो सबको देखने के पश्चात हम बोल सकते हैं हाँ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ये केवल ईश्वर को संभव होगा, बहुत कठिन भी है। तो इसीलिए ये व्यभिचार का अभाव व्यतिरेक रूप से आ रहा है। व्यभिचार नहीं रखना चाहिए, ये सरल लगता है। साध्याभाववत्, साध्याभाव यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेत्वभावः। तो साध्याभाव अधिकरण में हेतु ना रहे, साध्यभाव अधिकरण में हेतु नहीं रहना, यही हो जाएगा व्याप्ति। और हेतु रहना, साध्यभाव का अधिकरण में कहीं भी हेतु रह गया, हेतु मिल गया, कोई एक अधिकरण ऐसा मिल रहा है जिसमें साध्य नहीं है और हेतु मिल गया, तो उसको छोड़ दो, वो व्याप्ति का भंग हो गया, व्यभिचार आ गया। तो इस तरह से व्यभिचार स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। और व्यभिचार जिसमें नहीं है वही व्याप्ति, व्यभिचार का अभाव भी व्याप्ति। तो इस तरह से पांचों लक्षण अव्यभिचरितत्व रूप ही है। अव्यभिचारी होना चाहिए हेतु में रहेगा अव्यभिचरितत्वम। और सारी व्याप्ति का लक्षण अब संपूर्ण न्याय प्रक्रिया में तर्क संग्रह में भी देखा तो 3 अंश होता है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। उद्देश्य केवल नाम मात्र उच्चारण, नाम मात्र 5 लक्षण ऐसा है कहना, और ये हो गया उद्देश्य माने व्याप्ति कहना उद्देश्य हो गया। व्याप्ति का लक्षण क्या है? ये 5 लक्षण बता दिया, ये हो गया लक्षण ग्रंथ। और लक्षण का विचार क्या करेंगे? लक्ष्य लक्षणम अस्ति न वा, लक्ष्य में लक्षण रहे, लक्ष्य में लक्षण नहीं रहेगा तो अव्यास दोष, लक्ष्य भिन्न में लक्षण रहेगा तो अतिव्यास दोष, कहीं भी लक्ष्य में बिल्कुल लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव दोष। इन तीनों दोषों का ही विचार करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी ये व्याप्ति पंचक ग्रंथ में भी ये व्याप्ति का लक्षण जो हो गया, इस व्याप्ति का लक्षण में क्या अतिव्याप्ति, क्या अव्याप्ति, क्या असंभव, इन सबका विचार करना, ये व्याप्ति पंचक ग्रंथ इसलिए विस्तार होता है। इसलिए ये विचार जितना भी कर सकते हो, जितना ज्यादा विचार करोगे उतना ग्रंथ बढ़ते रहेगा। तो इसलिए ग्रंथ का विस्तृति है हम। और व्याप्ति का मतलब जो भी लक्षण का विचार करने समय कहाँ देखेंगे? लक्षण लक्ष्य में रहता है या नहीं रहता, ये देखते हैं। तो व्याप्ति का लक्षण का जब चर्चा करते हैं तो वो लक्षण का विचार कहाँ करना चाहिए? व्याप्ति में लक्षण है या नहीं देखना चाहिए। पर तर्क संग्रह में ऐसा देखा क्या? नहीं। अधेतु में है या नहीं, असद हेतु में है या नहीं देखा। व्याप्ति में लक्षण गया या नहीं ये नहीं देखा, बल्कि सदहेतु में लक्षण, सदहेतु में व्याप्ति का लक्षण है क्या नहीं ऐसा देखा। तो सदहेतु और व्याप्ति का क्या है? व्याप्ति का लक्षण व्याप्ति में विचार करना चाहिए, फिर भी वहाँ सदहेतु में किया, क्योंकि सदहेतु में व्याप्ति रखना चाहिए। हाँ, इस तरह से व्याप्ति हो जाएगा सदहेतु का तटस्थ लक्षण। व्याप्ति का लक्षण जो भी आ रहा है, साध्याभाव अवृत्तित्वम, ये व्याप्ति का स्वरूप लक्षण, व्याप्ति का स्वरूप है ये। और सदहेतु का तटस्थ, तटस्थ माने वो जो उससे अलग रहते हुए उसका व्याख्यान करने वाला, उसका अन्य से लक्षण का अर्थ व्यावर्तकम विषय, व्यावर्तकम व्यवहार से लक्षण से प्रयोजनम, लक्षण का 2 प्रयोजन, व्यवहार और व्यावर्तकत्व। तो ये तटस्थ लक्षण भी व्यावर्तक हो जाएगा, ये भी व्यवहार कराएगा, परंतु उसका स्वरूप नहीं। स्वरूप लक्षण में उसका स्वरूप हो जाता है। तो व्याप्ति का स्वरूप है ये, और सदहेतु का
तटस्थ लक्षण, सदहेतु का तटस्थ लक्षण होने से सदहेतु में रहना चाहिए, इसलिए सदहेतु के अंदर विचार किया जाता है व्याप्ति सदहेतु में है या नहीं, असदहेतु में है या नहीं। असदहेतु हो जाएगा लक्ष्य भिन्न, असदहेतु का लक्ष्य, तो व्याप्ति का लक्ष्य सदहेतु, साध्याभाव अवृत्तित्व, इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा सदहेतु। इसलिए सदहेतु में विचार करके देखते हैं कि सदहेतु में है या नहीं। ये हुआ। अब गंध में प्रवेश करेंगे, व्याप्ति पंचक माधुरी। इसमें पहले जो पंक्ति आ रहा है वो न्याय चिंतामणि का मोटा वाला पंक्ति आ रहा है ना, नानुइति, वो हो जाएगा न्याय चिंतामणि गंगेशोपाध्याय का, और उसके नीचे जो आ रहा है वो माधुरी। माधुरी के नीचे आपका पुस्तक में छात्र शोषण इत्यादि टीका है वहाँ। इसमें भी बहुत माने माधुरी के प्रति बहुत सारे टीका है, विवृति एक टीका है और मनोरमा, ऐसा बहुत सारे टीका है माधुरी के ऊपर, मधुरा तर्कवागीश का ग्रंथ के ऊपर। पहले पंक्ति होगा ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही, ननु अनुमिति हेतु, अनुमिति हेतु, अनुमिति हेतु, अनुमिति का हेतु, ननु माना पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष से ही ग्रंथ आरंभ हो गया, माना ग्रंथ यहाँ पूर्व पक्ष आरंभ नहीं हो रहा है, ये व्याप्ति पंच का जो अंश हमने जो ग्रहण किया वो ऐसा आरंभ हो रहा है। ननु मतलब ननु का शंका, अनुमिति हेतु, अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने, अनुमिति का हेतु कौन है व्याप्ति ज्ञान, अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान तो हमको पता है, अनुमिति का कारण क्या है व्याप्ति ज्ञान, प्रमाकरण प्रमाण, अनुमिति है प्रमा और उसका कारण व्याप्ति ज्ञान, वही अनुमान, व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने क्या का व्याप्ति, व्याप्ति ज्ञान उस पद में व्याप्ति पद आ गया, व्याप्ति ज्ञान हो गया व्याप्ति घटक, व्याप्ति घटित, व्याप्ति घटित जो व्याप्ति ज्ञान में जो व्याप्ति पद आ गया उसका अर्थ क्या है। माने ये जो प्रकरण जो हो रहा है व्याप्ति का निरूपण करने के लिए, इसलिए व्याप्ति के प्रति प्रश्न पूछा गया कि व्याप्ति क्या है, आगे समाधान हो जाएगा व्याप्ति क्या है। और ये ननु कहने का क्या मतलब है, पहले अनुमिति का निरूपण किया, इसलिए पूर्व व्याप्ति, ये सब पहले अनुमिति का निरूपण करने के पश्चात व्याप्ति का निरूपण हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले पक्ष का निरूपण करेंगे, साध्य का निरूपण, हेतु का निरूपण, व्याप्ति, पक्ष धर्मता, उसके बाद अनुमान, उसके बाद अनुमिति, ऐसा नहीं आ रहा है। पहले अनुमिति का निरूपण किया, अनुमिति है। इस तर्क संग्रह में यही से लिया आया, ज्ञान का चर्चा किया, ज्ञान में चार विभाग में, ज्ञान में 2 विभाग, स्मृति अनुभव, अनुभव में भी यथार्थ में 4, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शास्त्र, वहां से आरंभ हो गया। वो अनुमिति का निरूपण करने के पास अनुमिति का कारण क्या है, अनुमान, और अनुमान का कारण क्या है, तो व्याप्ति ज्ञान, अनुमान का है व्याप्ति ज्ञान, और उसका भी अनुमान का अर्थ परामर्श ले लिया वहां, और परामर्श का भी कारण व्याप्ति ज्ञान। इस तरह से यहाँ भी वैसे ही अनुमिति का पहले निरूपण हो गया। अनुमिति निरूपण हम नहीं देख रहा है, अनुमिति का निरूपण हो गया, उन्होंने गंगेशोपाध्याय ने अनुमिति निरूपण किया। तो अनुमिति निरूपण कैसे करता है, अनुमिति निरूपण करने का अनुमिति हेतु, अनुमिति का अनुमान निरूपण करता है, अनुमिति निरूपण नहीं, अनुमिति का हेतु व्याप्ति ज्ञान, निरूपण हुआ अनुमान प्रामाण्य। तो अनुमान प्रमाण है, ये निरूपण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि सब लोग अनुमान को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। जैसे सब लोग अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, जैसे चार वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला, केवल प्रत्यक्ष है प्रमाण, अनुमान नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाला प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाला, अनुमान को नहीं, तो उनके प्रति अनुमान प्रमाण ऐसा निरूपण करना चाहिए। तो इसलिए पहले 4 वाक क्या कहते हैं, अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान प्रमाण है ही नहीं। क्यों नहीं, प्रमा अकरणत्वात् प्रत्यक्षाभासवत, ये अनुमान लिख सकते हैं, अनुमानम अप्रमाणम। प्रमा अकरणत्वात् अनुमानम अप्रमाणम। प्रमा अकरणत्वात् प्रमाणाभासवत, प्रत्यक्षाभासवत ले लो, प्रत्यक्षाभासवत, अनुमानम अप्रमाणम,
प्रमाकरणत्वात्, प्रमाणाभासवत भी ले सकते हैं, प्रमाणाभासवत। या क्या कह रहा है, अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमा का आकरण, प्रमाकरण हो तो प्रमाकरणम प्रमाणम, ये लक्षण वो भी स्वीकार कर रहा है चार्वाक भी। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है, मैं आपको देख रहा हूँ, यही यथार्थ ज्ञान। आप मुझे सुन रहा है, यथार्थ ज्ञान। हम सब इस कमरा को देख रहा है, यथार्थ ज्ञान। इस यथार्थ ज्ञान का जो कारण क्या है, चक्षुरिंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, ये सब प्रमाण है। ये सब प्रमाण है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पादक हो गया। तो इसलिए प्रमाकरणत्व इंद्रिय, सारी इंद्रियों में आ रहा है, पांचों इंद्रियों में, पांचों इंद्रियों में प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व आ रहा है, तो वो प्रमाकरण। अनुमान में प्रमाकरण नहीं है, अनुमान अप्रमाणम, क्योंकि उसमें प्रमाकरणत्व नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष आभास अथवा प्रमाणाभास। प्रमाणाभास क्या है, जैसे रज्जु में सर्प को देखा, रज्जु में सर्प को देखने समय वो जो रज्जु में सर्प का ज्ञान तो उत्पन्न हो जाएगा, वो ज्ञान का जो कारण, उस ज्ञान का भी कारण रहेगा, कोई कारण रहेगा, वो कारण प्रमाण मानोगे क्या, नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रांति ज्ञान उत्पन्न हुआ, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। तो यथार्थ ज्ञान का उत्पन्न नहीं करने वाला जो कारण, उसको प्रमाकरण नहीं कहते, उसमें प्रमाकरणत्व नहीं रहेगा। तो प्रमाणाभास, प्रमाणाभास तो प्रत्यक्षाभास, उसमें प्रमाकरणत्व नहीं है, प्रमाकरणत्व नहीं और प्रमाण भी नहीं है। तो प्रमाकरणत्व भी नहीं रहा और प्रामाण्य भी नहीं रहा। तो अप्रामाण्य नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अप्रामाण्य। अनुमानम अप्रमाणम, साथ क्या हो जाएगा, अप्रामाण्यम। अप्रामाण्यम तो अप्रामाण्य सिद्ध हो रहा है वहां दृष्टांत में। तो इस तरह से हेतु जो अनुमान में भी पूर्व पक्षी बोलेगा प्रमाकरणत्व नहीं है, प्रमाकरणत्व नहीं होने से वह अनुमान प्रमाण नहीं हुआ। तो सिद्धांत को क्या करना चाहिए, अब अनुमान में प्रमाकरणत्व सिद्ध करना चाहिए। अनुमान में प्रमाकरणत्व सिद्ध करेगा तो ये अनुमान दुष्ट हेतु वाला हेत्वाभास हो जाएगा और ये सिद्ध नहीं होगा। तो सिद्धांत के अनुमान करते हैं अनुमानम प्रमाणम, सिद्धांत अनुमान भी लिखो, नैयायिकों का अनुमान, अनुमानम प्रमाणम। प्रमिति कारणतावच्छेदक धर्मवत्वात् अनुमानम प्रमाणम प्रमिति कारणतावच्छेदक धर्मवत्वात् इंद्रियवत्। तो पूर्व पक्ष ने कहा, चार्वाक ने कहा अनुमानम अप्रमाणम, सिद्धांत कह रहा है अनुमानम प्रमाणम। अनुमान प्रमाण है तो साध्याभाव का, जो पूर्व पक्ष साध्य सिद्ध कर रहा है उसका अभाव का सिद्ध कर रहा है यहाँ, सत प्रतिपक्ष, इसलिए सत प्रतिपक्ष हेतु हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष का हेतु क्या हो गया, सत प्रतिपक्ष, क्योंकि पूर्व पक्ष का हेतु प्रमाकरणत्व, प्रमाकरणत्व जिस अनुमान में, जिस पक्ष में जो साध्य का सिद्ध करना चाहता है उसी पक्ष में साध्याभाव का सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान, दूसरा हेतु दे रहा है, तो सत प्रतिपक्ष हो गया। तो पहले हेतु दुष्ट हेतु हो जाएगा, सत प्रतिपक्ष हेतु हेत्वाभास है, तो पहले हेतु हो जाएगा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, और दूसरा हेतु प्रतिपक्ष हेतु, ये सत हेतु है। ये तद हेतु होने से ही पहले हेतु हेत्वाभास हो जाएगा। तो यहाँ अनुमान पक्ष में प्रामाण्य साध्य हो जाएगा। हेतु क्या है, प्रमिति कारणतावच्छेदक धर्मवत्व। प्रमिति माने सामान्य रूप से प्रमा, प्रमिति का अर्थ प्रमा ही है। प्रमाकरण में क्या रहेगा, प्रमाकरणता, अथवा प्रमितिकरण में प्रमितिकरणता। प्रमितिकरणता का अवच्छेदक धर्म, अवच्छेदक धर्म कहाँ, अनुमान में बोल रहा, अनुमान में है। तो प्रमितिकरणता अवच्छेदक धर्म जहाँ रखता है वहाँ अवच्छिन्न रहेगा। तो प्रमाकरणता का अवच्छेदक धर्म अगर रहेगा तो प्रमाकरणता आ ही गया, तो प्रमाकरणता आ गया तो प्रमाकरण हो गया। प्रमाकरण होने से प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। अनुमान इस तरह से प्रमाण सिद्ध हो रहा है। अनुमान में प्रमितिकरणता अवच्छेदक धर्म है, ये हो गया हेतु। हेतु का आगे देखेंगे, प्रमितिकरणता अवच्छेदक धर्मवत्वात्। दृष्टांत दिया इंद्रियवत। अब इंद्रिय दृष्टांत, इंद्रिय में दोनों रखना चाहिए, साध्य और साधना।
इंद्रिय प्रमाण है, चार्वाक भी मानता है, इसका निरूपण करने का कोई जरूरत नहीं है। चार्वाक और न्यायिक दोनों मान रहा है। तो इंद्रिय में प्रामाण्य, इंद्रिय प्रमाण होने से प्रामाण्य स्वयं उन्होंने उदाहरण दिया वहाँ अनुमानम अप्रमाणम प्रमाकरणत्वात् प्रत्यक्षाभासवत्, प्रत्यक्षाभास, परंतु प्रत्यक्ष कहाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। तो प्रत्यक्ष कौन, इंद्रिय इत्यादि, इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष, इंद्रियजन्य ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानता है, और इस यथार्थ ज्ञान का कारण इंद्रिय। तो इसलिए इंद्रिय में प्रमाण स्वीकार करता है, तो प्रामाण्यम इंद्रिय में आ जाएगा साध्य। और उसमें प्रमिति कारणता, प्रमिति का अर्थ कौन सी प्रमिति, यहाँ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाकरणता अवच्छेदक, प्रत्यक्ष प्रमा का कारण है ये इंद्रिय, तो प्रत्यक्ष प्रमाकरणता इंद्रिय में आ गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाकरणता जो इंद्रिय में आ रहा है उसका अवच्छेदक प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्षत्व इंद्रिय में है, वो प्रत्यक्षत्व जो आ गया वही प्रमितिकरणता अवच्छेदक धर्मवत्व। यहाँ इंद्रिय को भी प्रत्यक्ष करते हैं, इंद्रिय जो कारण हुआ उसको प्रत्यक्ष करते हैं, और प्रत्यक्ष ज्ञान जो उत्पन्न हो जाएगा उसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे, और प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय उसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे। तीनों प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष शब्द तीनों रूप से उत्पन्न होता है। भावार्थ में उत्पन्न प्रत्यय लगाकर उत्पन्न करेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, और कारणार्थ में प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष प्रमाण कारण हो जाएगा, माने इंद्रिय, इंद्रिय का अर्थ प्रत्यक्ष का कारण होने से प्रत्यक्ष ज्ञान कारण, तो कारण अर्थ में प्रत्यय लगेगा, और कर्म अर्थ में प्रत्यय लगेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो जाएगा। इस तरह से प्रत्यय जिस अर्थ में आ रहा है उससे भिन्न भिन्न अर्थ एक ही शब्द का, प्रत्यक्ष का ही अर्थ ज्ञान भी, कारण भी और विषय भी तीनों हो जाएगा। यहाँ कारण ले रहा है क्योंकि इंद्रिय है, इंद्रिय कारण है। तो इंद्रिय में इंद्रिय में होने वाला जो प्रत्यक्ष, इंद्रिय में भी प्रत्यक्षत्व रहेगा, माना कोई भी प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्षत्व रहना चाहिए। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्षत्व क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञानत्व, ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा, वो ज्ञानत्व प्रत्यक्ष ज्ञानत्व ही प्रत्यक्ष ज्ञान में रहने वाला प्रत्यक्षत्व। प्रत्यक्ष विषय में रहने वाला प्रत्यक्षत्व क्या होगा, ज्ञान विषयत्व, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व। और प्रत्यक्ष कारण में माना इंद्रिय में रहने वाला प्रत्यक्षत्व क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व। तो प्रत्यक्ष ज्ञानत्व, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व, प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व, यही क्योंकि कर्ण उत्पत्ति से हो गया इंद्रियम। तो इंद्रिय में प्रत्यक्ष रहता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व, वहाँ साध्य और हेतु रह गया। अब अनुमान में क्या रहना चाहिए, हेतु। ये पूर्व माने ये प्रकरण, इस प्रकरण से पूर्व प्रकरण में गंगेशोपाध्याय ने निरूपण किया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण कैसे निरूपण किया वो टीका इत्यादि में लिखा है। अनुमान इस तरह से अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्, प्रमितिकरणतावच्छेदक, यहाँ प्रमिति क्या हो जाए, अनुमिति, अनुमिति का कारण जो अनुमान, अनुमिति का कारण अनुमान, अनुमान में अनुमितिकरणता, अनुमितिकरणता का अवच्छेद क्या हो जाएगा, अनुमानत्वम। अनुमानत्व क्या है, अनुमान से क्या ले लेंगे, व्याप्ति ज्ञान। तो अनुमानत्व का अर्थ क्या है, व्याप्ति ज्ञानत्व, व्याप्ति ज्ञानत्व अनुमान में है, क्योंकि अनुमान व्याप्ति ज्ञान है, अनुमान व्याप्ति ज्ञान हो, अनुमान का तो व्याप्ति ज्ञान, तो व्याप्ति ज्ञान तो रहेगा। तो वो व्याप्ति ज्ञानत्व को यहाँ क्या कह दिया, प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म। तो ये प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म उसमें है, उसमें रहने से वो अनुमान प्रमाण होता है, जैसे प्रत्यक्ष में प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म है। तो ये व्याप्ति ज्ञान को प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म कैसे कहोगे, अब व्याप्ति ज्ञान का निरूपण करेंगे आगे। व्याप्ति ज्ञान का जहाँ आगे निरूपण हो जाएगा वहाँ स्पष्ट होगा, परंतु पूर्व ग्रंथ में इस तरह से अनुमान में प्रमाण का इस तरह से सिद्ध किया। ये सिद्ध करने के पश्चात वहाँ ये सिद्ध करने के पश्चात व्याप्ति का चर्चा हो रहा है। यही वो वाक्य का अर्थ, ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने, अनुमिति का हेतु, अनुमिति हेतु जो व्याप्ति ज्ञान हुआ उसमें क्या व्याप्ति क्या है। यहाँ जो अनुमित शब्द जो आया, इस अनुमित शब्द से क्या लेना चाहिए, सामान्य अनुमिति लेना चाहिए, सकल अनुमिति जो कोई अनुमिति हो उसका ग्रहण करना चाहिए, या विशेष अनुमिति को ग्रहण करेंगे। यहाँ टीका में देखेंगे वहाँ विशेष अनुमिति को ग्रहण कर रहा है, सामान्य अनुमिति का ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अनुमान का प्रकरण ही चल रहा है, माना अनुमान का भी निरूपण ही नहीं हुआ। अनुमान का केवल अनुमान प्रामाण्य का निरूपण हुआ, और अनुमान प्रामाण्य का भी संपूर्ण निरूपण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका सारे अंश का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे तर्क संग्रह में अनुमिति का पहले अर्थ आएगा, अनुमिति का अर्थ वो जो यथार्थ ज्ञान का एक अंश, और अनुमिति का कारण कहेंगे अनुमानम, अनुमिति करनम अनुमानम।
और अनुमान का भी लक्षण करेंगे परामर्श जन्यम ज्ञानम। इस तरह से उसमें रखने वाले सारे अंश का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अनुमान सिद्ध ही नहीं हुआ। तो सामान्य अनुमिति को कैसे ले सकते हो? सामान्य अनुमिति को ग्रहण नहीं कर सकते। जिस अनुमान वाक्य को आपने सिद्ध किया, जिस अनुमान को प्रामाण्य सिद्ध किया, उसमें वो अनुमिति उत्पन्न होता है। पूर्व ग्रंथ में अनुमानम प्रमाणम इस तरह से सिद्धांत ने कहा, अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् दृष्टांत किया गया था इंद्रियवत। ये जो अनुमान, इस अनुमान के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? अनुमिति। उस अनुमिति का चर्चा कर रहा है यहाँ। वो विशेष अनुमान के द्वारा जो विशेष अनुमिति उत्पन्न हो गया, उस विशेष अनुमिति का हेतु ये अर्थ लेना चाहिए, सामान्य अनुमिति नहीं। क्योंकि सामान्य रूप से अनुमान कभी अभी सिद्ध हुआ, सामान्य रूप से अनुमान अभी सिद्ध हुआ ही नहीं, तो उसको कैसे ग्रहण करेंगे? अनुमिति अगर लोक प्रसिद्ध हो प्रत्यक्ष के बराबर, मन लोक प्रसिद्ध माने चार वाक्य भी अंदर अंगीकार करेंगे, तो उसका निरूपण करने का कोई जरूरत नहीं। सीधा अनुमिति माने लोक में जो अनुमिति प्रसिद्ध है उसका हेतु ऐसा ऐसा चर्चा कर सकते हैं। सीधा अनुमिति प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध अनुमिति का कारण व्याप्ति का चर्चा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। परंतु ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, सब लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो विशेष अनुमिति हमने उत्पन्न किया, अनुमानम प्रमाणम, इस वाक्य के द्वारा जो अनुमिति का निरूपण किया, उस अनुमिति का हेतु ये अर्थ करेगा टीका में। टीका में अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते ननु इत्यादिना। अनुमान प्रामाण्यम, अनुमानगत प्रामाण्यम, अनुमान में अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण होगा तो अनुमान में क्या रहेगा? प्रामाण्यम। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य का निरूपण किया पूर्व ग्रंथ में, ग्रंथकार ने, वो हमने नहीं देख रहा है। अनुमान प्रामाण्य निरूपण करने के पश्चात व्याप्ति स्वरूप निरूपणम, व्याप्ति स्वरूप निरूपण करना चाहिए, क्योंकि अनुमान में व्याप्ति हो गया घटक। व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते ननु इत्यादि, ननु इत्यादि के द्वारा आरंभ कर रहा है। अनुमिति हेतु इत्यस्य, यहाँ ननु अनुमिति हेतु आ गया, वो ननु का व्याख्या पहले कर दिया। ननु का व्याख्या क्या हुआ? अर्थ में ले लिया। मन पहले अनुमान का प्रामाण्य निरूपण हो गया, वो प्रकरण हो गया, अब दूसरा प्रकरण आरंभ हो रहा है। दूसरा प्रकरण में प्रश्न, इसमें जो अनुमिति हेतु जो आया, अनुमिति हेतु इत्यस्य अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु इत्यर्थः। अनुमिति शब्द का क्या अर्थ ले रहा है? इत्यस्य अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य, अनुमान हो जाएगा पक्ष, प्रामाण्य हो जाएगा साध्य। अनुमान रूप पक्ष में प्रामाण्य रूप साध्य का निश्चय किया गया जो अनुमिति, जैसे पर्वत में वन्नी का साध्य सिद्धि करेंगे तो क्या करेंगे? पर्वतनिष्ठ वन्नी अनुमिति, पर्वतनिष्ठ वन्नी वही अनुमिति है। पर्वतो वन्नी मान प्रतिज्ञा हो जाएगा, प्रतिज्ञा का समय में वन्नी, पर्वत में वन्नी का संशय है, वही प्रतिज्ञा का जो पांचवा अवयव निगमन करते समय वो क्या, वहाँ क्या कहेंगे? पर्वतो वन्यमान तस्मात् पर्वतो वन्यमान। वहाँ जो पर्वतो वन्यमान वो निश्चय ज्ञान, पर्वत विषय का वन्य प्रकार का, नहीं तो पर्वत उद्देश्य का वन्य विधायक ज्ञान, वन्य विधेयक ज्ञान। तो इस तरह से यहाँ भी अनुमान है पक्ष, और उसमें प्रामाण्य हो जाएगा साध्य। अनुमान अनिष्ठ प्रामाण्य, ये क्या होता है? अनुमान से प्रामाण्य ज्ञान क्या है? अनुमिति। अनुमान के द्वारा ही अनुमान में प्रामाण्य का सिद्ध किया। अनुमान वाक्य, पंचावय वाक्य, अनुमान वाक्य के द्वारा अनुमान जो करण उसमें प्रामाण्य का सिद्धि किया। वो प्रामाण्य का सिद्धि क्या होगा? वही अनुमिति, यथार्थ ज्ञान। तो अनुमिति, उस अनुमिति में अनुमिति हेतु, उस अनुमिति का हेतु, अनुमिति हेतु, अनुमिते हेतु, अनुमिति हेतु, उस अनुमिति का क्या वो हेतु, उसमें अनुमिति हेतु है ना मूल में। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान, अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान ऐसा आया। वो अनुमिति हेतु का अर्थ पहले अनुमिति पद का ले लिया। अनुमिति पद का अर्थ क्या ले लिया? विशेष अनुमिति लेना चाहिए, सामान्य अनुमिति नहीं। कौन सी विशेष अनुमिति? पूर्व प्रकरण में जो निरूपण किया गया पूर्व प्रकरण में जो सिद्ध हुआ अनुमिति, किसका अनुमिति सिद्ध हुआ? अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य का सिद्ध हुआ। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य सिद्ध हो गया, तो अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य वही अनुमिति। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य का अर्थ क्या? अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य यथार्थ ज्ञान, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य यथार्थ ज्ञान जो हुआ अनुमिति, वो अनुमिति जो सिद्ध हुआ उसको यहाँ अनुमिति पद से ले रहा है, न तो सामान्य अनुमिति। एक विशेष अनुमिति को ग्रहण किया, उसका जो हेतु अनुमिति हेतु इत्यर्थः।
तो अनुमिते हेतु अनुमिति हेतु, अनुमिति का हेतु का अर्थ उस अनुमान में प्रयोग किया गया जो हेतु, वो अनुमिति सिद्ध हो गया। वो अनुमिति कैसे सिद्ध हो गया? कोई न कोई हेतु के द्वारा। मैं पर्वतो वन्यमान अनुमिति सिद्ध हो गया। इसका हेतु क्या है? धूम ही होगा। पर्वतो वन्यमान धूमा, जो धूम हेतु हो गया वही अनुमिति का हेतु। अनुमिति का हेतु का तो अनुमिति का उत्पन्न करने वाला, उसमें रहने वाला जो हेतु, उसी को लेना चाहिए। द्वितीय अवयव, प्रथम अवयव हो जाएगा प्रतिज्ञा, द्वितीय अवयव हेतु को वही हेतु ग्रहण करना चाहिए। तो उस अनुमिति में हेतु, उसमें उसके पश्चात व्याप्ति ज्ञान आ गए वह। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने क्या का व्याप्ति? व्याप्ति ज्ञाने इत्यत्र च विषयत्वं सप्तम्यर्थः। व्याप्ति ज्ञाने सप्तमी, व्याप्ति ज्ञाने क्या का व्याप्ति? तो व्याप्ति ज्ञान सप्तमी का अर्थ क्या करेंगे? विषयत्वम, व्याप्ति ज्ञान विषय। जैसे घट ज्ञान का विषय क्या होता है? घट ज्ञान का विषय घटा। इस तरह से व्याप्ति ज्ञान का अर्थ व्याप्ते है ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। व्याप्ते है ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम करेंगे तो व्याप्ति का ज्ञान, और व्याप्ति ज्ञान में का अर्थ व्याप्ति ज्ञान का विषय। व्याप्ति ज्ञान इत्यत्र विषयत्वं सप्तम्यर्थः। अब कुल मिला करके संपूर्ण वाक्य का अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? तथा च अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान विषयीभूता व्याप्ति का इत्यर्थः। व्याप्ति का मुख्य चिंतामणिकार का वाक्य में व्याप्ति ही, इतना ही मुख्य वाक्य। व्याप्ति क्या है? ये प्रश्न हो रहा है। अब यहाँ वो व्याप्ति का विशेषण क्या हो गया? अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति। अनुमिति का अर्थ कर दिया। अनुमिति का अर्थ अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति, वो जो विशेष अनुमिति, उस अनुमिति का हेतु। उस अनुमिति का हेतु क्या है? व्याप्ति ज्ञान। अनुमिति का हेतु कोई भी अनुमिति हो, उसका हेतु क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान। वो व्याप्ति ज्ञान कौन सी, किसका व्याप्ति, कौन सा साध्य है, कौन सी किसमें व्याप्ति, वो सब अलग, परंतु अनुमान का हेतु व्याप्ति ज्ञान होता है। परंतु ये व्याप्ति ज्ञान कौन सी अनुमान में हेतु? सकल अनुमानों में हेतु नहीं, परंतु विशेष अनुमान, विशेष अनुमिति। सकल अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान नहीं, क्योंकि विशेष अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान। जो विशेष अनुमिति पूर्व सिद्ध हुआ, सामान्य अनुमिति अभी सिद्ध नहीं हुआ। सामान्य अनुमिति सिद्ध नहीं होने पर भी विशेष अनुमिति सिद्ध हो गया। विशेष अनुमिति जो सिद्ध हो गया, जैसे हल अंत्यम सूत्र में अंत्यम हल इत्यार्थ। अंत्यम हल का अर्थ प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के लिए इत चाहिए। इत वर्ण का निर्णय होगा तो हल प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। परंतु वो सिद्ध होने से पहले हल जो सूत्र, हल सूत्र तो सिद्ध है। हल कौन से सूत्र? चतुर्दश सूत्र, उसमें अंतिम सूत्र क्या हो जाएगा? हल। वो जो हल वो तो सिद्ध है, उसको ग्रहण करते हुए तस्य अंत्यम, उसका जो अंत्यवर्ण, हल अंत्यम का अर्थ हल सूत्र में जो अंत्यवर्ण जो आ रहा है, कौन है वो? ल। वो ल हो जाएगा इत। हल तो पूर्व सिद्ध हो गया। इत संज्ञा सिद्ध नहीं होने पर भी हल तो सिद्ध है। तो हल में जो अंतिम वर्ण उसको इत कर दिया। इस तरह से इत, कौन सी इत? मकार रूप इत, वो विशेष इत, सामान्य इत नहीं। सामान्य तो माना अयुन में नकारा, अयवरट में टकार, ऐसा सामान्य इत, वो इत सिद्ध नहीं हुआ। परंतु हल सूत्र में जो अंतिम वर्ण जो मकार, वो इत ऐसा कहने से वो इत तो विशेष इत सिद्ध हो गया। वो विशेष इत को सिद्ध, उस विशेष इत को लेते हुए फिर सामान्य इसके पास जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ सामान्य अनुमिति प्रसिद्ध नहीं हुआ, परंतु विशेष अनुमिति तो प्रसिद्ध हो गया। विशेष अनुमिति का निरूपण किया पूर्व प्रकरण में। उस अनुमिति को लेकर व्याप्ति ज्ञान का निरूपण करेंगे। व्याप्ति ज्ञान का निरूपण करने के पश्चात व्याप्ति ज्ञान जिसका कारण हो वो सब अनुमिति हो जाएगा। व्याप्ति ज्ञान निरूपण होने के पश्चात व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञानम अनुमिति, तो उस तरह से वहाँ अनुमिति सामान्य अनुमिति सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ व्याप्ति ज्ञान इत्यत्र विषयत्वम और तथा च अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य, वो विशेष अनुमिति हो गया। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति, उस अनुमिति का हेतु कौन है? व्याप्ति ज्ञान। इस अनुमिति का हेतु व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान उसका विषयीभूता व्याप्ति। ये विषयीभूता कहाँ से आ गया? तो मूल में व्याप्ति ज्ञान आया था। व्याप्ति ज्ञान का अर्थ व्याप्ति ज्ञान विषयीभूता व्याप्ति ही का इत्यर्थः। तो इस तरह से अर्थ हुआ। और अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु इत्यनेन
व्याप्तेर अनुमान प्रामाण्य उपपादकत्व कथनात् अनुमान प्रामाण्य निरूपणानंतरम व्याप्ति निरूपणे उपोद्घात एव संगति सूचिताम्। अब अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति विशेष अनुमिति, वो विशेष अनुमिति जो हुआ अनुमिति हेतु उसका वो अनुमिति का हेतु ऐसा कह रहा है। अनुमिति का हेतु दोनों का संबंध आगे चेष्टि तत्पुरुष आ रहे वहाँ। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु वहाँ समास हो रहे हैं, समास कैसे करोगे? अनुमिति हेतु तो दोनों में संबंध आ गया। तो पहले हो गया अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति प्रकरण, उसके बाद उसका हेतु जो व्याप्ति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो दो भिन्न भिन्न प्रकरण हो गया। इन दो भिन्न भिन्न जब दो प्रकरण आरंभ हो रहा है, दोनों प्रकरणों में कोई न कोई संबंध रहेगा। नहीं तो अनुमान प्रामाण्य सिद्ध करने, अनुमिति सिद्ध करने के पश्चात व्याप्ति ज्ञान में क्यों आ रहे हो? अक्षता में क्यों नहीं जा रहे हो? अन्य में क्यों नहीं जा रहे हो? उपमान का क्यों नहीं चर्चा करते हो? तो कोई भी प्रकरण का चर्चा कर सकते हैं। तो उसके अनुमिति प्रकरण के पश्चात व्याप्ति का चर्चा करने के लिए कुछ संबंध होना चाहिए। वो संबंध क्या है? यहाँ कह दिया उपोद्घात संगति। उपोद्घात संगति कैसे आएगा वो दिखा रहा है। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु इति अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा क्या ज्ञान हो रहा है? व्याप्तेर अनुमान प्रामाण्य उपादकत्व कथनात्, व्याप्ति हो जाएगा अनुमान प्रामाण्य का उपादक, संपादक, निरूपक अथवा ज्ञापक। तो इस तरह से व्याप्ति हो गया अनुमान प्रामाण्य का अनुमिति, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यता का सिद्धि करने, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य ज्ञान वही अनुमिति ज्ञान। तो व्याप्ति हो जाएगा अनुमिति का उपादक। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य का अनुमिति ऊपर भी दे दिया, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य कौन? अनुमिति स्वयं। तो उस अनुमिति का उपादक है व्याप्ति। तो व्याप्ते है अनुमान प्रामाण्य उपादकत्व कथनात्, ये कथन हो गया उस वाक्य के द्वारा। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने, अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान इतने मात्र कहने से, अनुमिति का हेतु व्याप्ति ज्ञान, अनुमिति का हेतु व्याप्ति ज्ञान कहने से व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का उपादक हो रहा है। वो अनुमिति कौन है? अनुमानस्थ प्रामाण्य, अनुमानस्थ प्रामाण्य का उपादकत्व, उपादकत्व कथन हो गया। कथनात् अनुमान प्रामाण्य निरूपणानंतरम व्याप्ति निरूपणे। तो इन दोनों में संबंध हो गया। व्याप्ति ज्ञान हो रहा है उपादक अनुमिति का, व्याप्ति हो गया उपादक अनुमिति का। इन दोनों में संबंध होने से अनुमान प्रामाण्य निरूपणानंतरम व्याप्ति निरूपणम, अनुमान प्रामाण्य निरूपण होने के पश्चात व्याप्ति का निरूपण हो रहा है। ऐसा व्याप्ति का निरूपण होने में व्याप्ति निरूपणे संबंध क्या है? उपोद्घात एव संगति, उपोद्घात एव संगति। ये संगति क्या होता है? संगति का एक संबंध, संगति एक संबंध होता है। संबंध किस किस का? जो पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ, पूर्व ग्रंथ उत्तर ग्रंथ का बीच में संबंध को कहेंगे संगति। उस संगति का लक्षण हमने पहले भी देखा है, अनंतराविधान प्रयोजक जिज्ञासाजनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंध, स्मरणानुकूल संबंध संगति। संगति संबंध हो गया। तो वो संबंध क्या है? अनंतराविधान प्रयोजक, अनंतरेण अभिधान अनंतराविधान, अनंतर माने ये जो पूर्व ग्रंथ हो गया, पूर्व ग्रंथ के पश्चात अनंतर, उसके पश्चात अभिधान कथन करने वाला जो ग्रंथ उत्तर ग्रंथ आ रहा है। तो इन दोनों ग्रंथ, उस उत्तर ग्रंथ का कथन का प्रयोजक, उत्तर ग्रंथ का कथन करने में क्या प्रयोजक है? शिष्य का जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? क्या जिज्ञासा? व्याप्ति ज्ञानम में स्यात्, इस तरह से यहाँ इस तरह का जिज्ञासा, व्याप्ति ज्ञानम में मुझे व्याप्ति ज्ञान हो जाए, व्याप्ति ज्ञान का इच्छा। जिज्ञासा का तो ज्ञातुम इच्छा, यहाँ किसको जानने की इच्छा? व्याप्ति ज्ञान जानने की इच्छा। तो व्याप्ति ज्ञान जिज्ञासा। तो जिज्ञासा अगर नहीं हो तो अनंतराभिधान, अनंतर ग्रंथ का कथन नहीं होगा। तर्क संग्रह के बाद व्याप्ति पंचम पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? तर्क संग्रह के बाद हमको व्याप्ति का ज्ञान का इच्छा है। तो व्याप्ति ज्ञान का इच्छा होने से ही अनंतर ग्रंथ का अध्ययन होता है। तो अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा, वो जिज्ञासा का इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो जाए? ज्ञान से। ज्ञानाति इच्छति यतति करोति, यही सामान्य नियम है। ज्ञान के जिस विषय का ज्ञान है उसी विषय का इच्छा कर सकते हैं। जिसको नहीं जानते उसको इच्छा कैसे करोगी? तो इसलिए जिज्ञासा का भी कारण हो जाएगा ज्ञान, जिज्ञासा जनक ज्ञान। उस ज्ञान का विषय, उस ज्ञान का विषय क्या होता है? यहाँ व्याप्ति ज्ञान का जिज्ञासा हो गया। व्याप्ति ज्ञान मुझे चाहिए। उस व्याप्ति ज्ञान का जिज्ञासा का जनक ज्ञान क्या हो जाएगा?
व्याप्ति ज्ञानम मदिष्ट साधनम। व्याप्ति ज्ञान मेरा इष्ट साधन। इष्ट क्या है? अनुमान। अनुमान में हम लोग पकड़ संपादन करना चाहते हैं। अनुमान का यथार्थ ज्ञान चाहिए, अनुमान का विशेष ज्ञान चाहिए। अनुमान का विशेष ज्ञान के लिए संपादक हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान। तो इसलिए व्याप्ति ज्ञान में इच्छा है, व्याप्ति ज्ञानम मदिष्ट साधनम। ये हो जाएगा ये ज्ञान। ये ज्ञान से इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। क्या इच्छा? व्याप्ति ज्ञान में इत्यादि। अब व्याप्ति ज्ञान मदिष्ट साधन में ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का विषय क्या है? व्याप्ति। इस व्याप्ति का स्मरण का अनुकूल संबंध, इस व्याप्ति का स्मरण कराने वाला संबंध माने अनुमान प्रामाण्य निरूपण हो गया। अनुमान प्रामाण्य निरूपण होने के पश्चात एक संगति ऐसा है, उपोद्घात संगति, कोई भी संगति, एक संगति है जिस संगति के द्वारा व्याप्ति का स्मरण हो रहा है, वो संबंध ही संगति कहते हैं। तो अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंध, वही संगति। ये संगति 6 प्रकार का संगति होता है। 6 प्रकार का संगति इसमें चर्चा में आता है मुक्तावली में। सप्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक कार्यैके षोडा संगत दृश्यते। इस तरह से सप्रसंग एक संगति, प्रसंग संगति, और उपोद्घात अभी यह आ रहा है। हेतुता माने जो कार्य का ज्ञान होने के पश्चात अगर कार्य का ज्ञान पहले हो गया तो उसका हेतु क्या है यह आशंका होगा, तो वो हेतुता संगति। अवसर संगति, उसके बाद हेतुता अवसर तथा। अवसर संगति वहां देखा जैसे प्रत्यक्ष के पश्चात अनुमान के पश्चात उपमान का चर्चा कर रहे थे। उपमान का संगति क्या हो जाएगा? अवसर संगति। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद अनुमान भी कर सकते हैं, उपमान भी कर सकते हैं, परंतु उपमान ज्ञान करने में प्रतिबंधक हो गया अनुमान ज्ञान का जिज्ञासा। अनुमान ज्ञान का जिज्ञासा जो प्रतिबंधकीभूत जिज्ञासा का निवृत्ति होने के पश्चात अवश्य वक्तव्य क्या है? उपमान। तो वही अवश्य वक्तव्य, तो वही अवसर संगति। और अवसर संगति के बाद निर्वाहक, दोनों का निर्वाहक मतलब कारण होता है। दोनों विषयों का एक कारण, दोनों विषयों का एक कारण हो गया, उनमें एक कार्य का कथन किया, दूसरा का अपेक्षा रहेगा। दोनों का एक ही निर्वाहक, एक का कथन होने के बाद दूसरा का कथन करने के लिए संगति निर्वाहक का। और कार्य जहाँ दोनों निर्वाहक एक और कार्य का माने एक कार्य, एक ही कार्य है, एक ही कार्य माने दोनों कारणों का एक ही कार्य, तो उस तरह से वो संगति। ये सब 6 संगति। इसमें उपोद्घात संगति यहाँ कथन, उपोद्घात संगति का यहाँ उल्लेख हो रहा है। उपोद्घात का लक्षण ऐसा करते हैं, चिंता प्रकृति सिद्ध्यर्थम उपोद्घात विदुर्बुधा। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थम, चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थम। अच्छा उसमें है, हाँ अच्छा हिंदी में होगा आपका टीका में। चिंताम टीका में चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घात विदुर्बुधा। प्रकृत माने प्रकरण, जिस प्रकरण का चर्चा चल रहा है, किस प्रकरण का चर्चा चल रहा है? इससे पूर्व प्रकरण क्या हुआ? मान संगति पूर्व प्रकरण और वर्तमान प्रकरण के बीच में है ना, तो पूर्व प्रकरण ले लो। तो पूर्व प्रकरण क्या हुआ? अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य मान अनुमिति। अनुमिति हो गया प्रकृत विषय। अनुमिति सिद्ध्यर्थम, प्रकृत सिद्ध्यर्थम का अनुमिति सिद्ध्यर्थम। अनुमिति सिद्ध्यर्थम चिंताम, अनुमिति का सिद्धि करने के लिए जो चिंता होता है उस चिंता का विषय क्या हो जाएगा? वही उपोद्घात होगी। अनुमिति का सिद्धि करने के लिए अनुमिति का जितना भी घटक है उसका चर्चा करना चाहिए। तो अनुमिति का सिद्धि के लिए जो अनुमिति का घटक जो व्याप्ति का चर्चा हो रहा है, वो व्याप्ति का चर्चा और अनुमिति के बीच में क्या हुआ? उपोद्घात संगति। इस तरह से उपोद्घात संगति इन दोनों में अनुमान प्रामाण्य निरूपणानंतरम व्याप्ति निरूपण है। अनुमान प्रामाण्य निरूपण पहले हो गया और आगे व्याप्ति का निरूपण हो रहा है। इन दोनों के बीच में उपोद्घात एवं संगति ही सूचिता, ये सूचित किया गया है। किसके द्वारा? अनुमिति हेतु इत्यनेन। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने, उसमें अनुमिति हेतु शब्द,
अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान में कर्मधारय समास हो जाएगा। अनुमिति का हेतु जो व्याप्ति ज्ञान अथवा अनुमिति हेतु जो व्याप्ति ज्ञान, इस तरह से कर्मधारय हो रहा है। और इन दोनों में हेतु संबंध है, तो इसीलिए यहाँ उपोद्घात संगति हो रहा है। इस तरह से उपोद्घात संगति वहां सूचित किया गया। और इससे पूर्व उपपादक शब्द दिया, अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु इत्यनेन व्याप्तेर अनुमान प्रामाण्य उपपादकत्वम। व्याप्ते है अनुमान प्रामाण्य उपपादकत्वम। व्याप्ति हो गया अनुमान प्रामाण्य का उपपादक। उपपादक माने उपपादक का अर्थ कर रहा है यहाँ उपपादकत्वम चात्र ज्ञापकत्वम। उपपादक माने जन कारण। कारण दो प्रकार से होता है, स्वरूपम सत्कारणम, ज्ञातम सत्कारणम। स्वरूपम सत्कारणम, यहाँ अगर अग्नि है, कहीं अग्नि है तो अग्नि में पीछे अग्नि है, हमने देखा नहीं, हाथ डाला या पैर डाला तो हाथ जल जाएगा। तो हाथ जो जलने के लिए कारण क्या हो गया? अग्नि। अग्नि स्वरूपतः वो वहां रहते हुए कारण होता है, विद्यमान अग्नि। इतना ही, आपको उसका ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। अग्नि का ज्ञान होगा तभी दाह करेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अग्नि दाह करेगा तो स्वरूपम सत्कार, दाह के प्रति अग्नि स्वरूपम सत्कार। मृत्यु के प्रति विष स्वरूप सत्कार, विष को पिया मर गया, इतना ही। और वहाँ विष का ज्ञान का जरूरत नहीं। और ज्ञातम सत्कारणम, ज्ञातम सत्कारण क्या होता है? यहाँ कमर में सर्प है, कमर में सर्प है तो सर्प के द्वारा भय उत्पन्न होना चाहिए, परंतु कब उत्पन्न होगा? केवल सर्प रहने से क्यों? सर्प का ज्ञान, सर्प है यहाँ, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो तभी वहाँ भय उत्पन्न होता है। केवल सर्प रहने मात्र से नहीं, सर्प नहीं रहने पर भी सर्प का ज्ञान है तो सर्प है यहाँ, माने जो यथार्थ ज्ञान नहीं, क्रांति ज्ञान, उसके द्वारा भी भय उत्पन्न होता है। तो इसलिए सर्प हो जाएगा भय के प्रति ज्ञातम सत्कारणम, वो ज्ञान होते हुए। जैसे वह्नि और धूम में, वह्नि हो जाएगा साक्षात कारण धूम के प्रति, अथवा अध्ययन संयोग साक्षात्कार स्वरूप सत्कारण हो गया। धूम भी कारण होता है अग्नि के प्रति, वह्नि के प्रति। कैसे होता है? ज्ञातम सत्य, वह्नि के प्रति कारण नहीं है, वह्नि ज्ञान के प्रति। वह्नि ज्ञान के प्रति धूम हो जाएगा कारण। ऐसे कारण ज्ञातम सत्य। पर्वत में वह्नि है, पर्वतों वन्यमान धूमात, बहुत सारे पर्वतों में अभी इसी क्षण पर बहुत सारे पर्वतों में धूम होगा, तो उन सब में वह्नि का ज्ञान हमको होता है क्या? धूम होने मात्र से ज्ञान नहीं, वह्नि ज्ञान नहीं होता। धूम का ज्ञान जहाँ है वहाँ वह्नि का ज्ञान होता है। तो धूम हो जाएगा वह्नि ज्ञान के प्रति कारण ज्ञातम सत्। तो इस तरह से कारण दो प्रकार के, ज्ञातम सत्, स्वरूपम सत्। ज्ञातम सत् कारण को बोलते है ज्ञापक। ज्ञापक माने ज्ञान के द्वारा उस पदार्थ को याद दिलाता है, तो ज्ञापक। यहाँ उपपादकत्व क्या है? यहाँ ज्ञापकत्व माने व्याप्ति हो जाएगा अनुमिति का ज्ञापक। कैसे? ज्ञान के द्वारा, व्याप्ति ज्ञान के द्वारा। व्याप्ति का जब ज्ञान हो, व्याप्ति का ज्ञान होगा तो अनुमिति उत्पन्न हो जाएगा। तो व्याप्ति अनुमिति के प्रति कारण है, उपपादक, उपपादक कारण। कैसे कारण? ज्ञातम सत् कारण। ज्ञातम सत् कारण होने से उसको ज्ञापक कहा है, उपपादकत्व छात्र ज्ञापकत्वम। तो ये हो गया ननु। चिंतामणि वाक्य देखोगे तो ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही, इसमें क्या क्या हो गया? ननु का प्रकरण, दूसरा प्रकरण आरंभ हो रहा है अनुमिति अनुमान प्रामाण्य निरूपणानंतरम। और अनुमिति का अर्थ वही कर दिया, विशेष अनुमिति ले लिया। अनुमिति निष्ठ प्रामाण्य, अनुमान निष्ठ प्रामाण्य, अनुमान निष्ठ प्रामाण्य अनुमिति उसका हेतु। अनुमिति का हेतु क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान। अनुमिति का हेतु व्याप्ति ज्ञान हो गया। और अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान में कर्मधारय। अनुमिति हेतु जो व्याप्ति ज्ञान, और अनुमिति हेतु ऐसा करने से, अनुमिति है हेतु, अनुमिति हेतु कौन है? अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान अनुमिति हेतु ऐसा करने से अनुमिति और व्याप्ति ज्ञान इन दोनों में, अनुमिति का अर्थ अनुमान प्रामाण्य, अनुमान प्रामाण्य निरूपण और व्याप्ति का निरूपण, इन दोनों में उपोद्घात संगति भी पता चल रहा है, क्योंकि उसमें वो अनुमिति हेतु ऐसा कथन करने मात्र से, अनुमिति हेतु कथन करने मात्र से क्या ज्ञान हो गया? व्याप्ति अनुमिति का उपादक सिद्ध हो रहा है। व्याप्ति अनुमिति का अर्थ अनुमान प्रामाण्य, अनुमानगत प्रामाण्य का उपादक व्याप्ति ऐसा सिद्ध हो गया। ये उपादक होने से कारण हो गया। उपादक होने से जब तक व्याप्ति ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, व्याप्ति का ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक अनुमिति का निर्दिष्ट ज्ञान नहीं उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इन दोनों में संगति है।
तो प्रकृत सिद्ध्यर्थम जो अनुमान प्रामाण्य सिद्ध्यर्थम चिंताम जो चिंता क्रियते इसका व्याप्ति का चिंता जो हो रहा है वही उपोद्घात पद्धति। ये हुआ। आगे उपादकत्वं तक आया। उपादकत्वं च अत्र ज्ञापकत्वम् और केचित्तु इसी विषय में अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही इसमें अनुमिति का अर्थ ले लिया विशेष अनुमिति। विशेष अनुमिति तो ले लिया परंतु विशेष अनुमिति क्या ले लिया पूर्व प्रकरण में जो ग्रंथकार पूर्व प्रकरण में जो अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य का निरूपण किया उस अनुमिति को ग्रहण किया। अब कुछ अन्य लोग क्या कर रहा है इस अनुमिति पद का वो भी विशेष अनुमान ही ग्रहण करते हैं परंतु ये अनुमान नहीं कुछ और अनुमान को ग्रहण करना चाहिए। केचित्तु अनुमिति पद अनुमिति पदम अनुमिति निष्ठ इतर भेदानुमिति परम। यह अनुमिति पदम अनुमिति पद जो आया अनुमिति हेतु जो ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान है उसमें अनुमिति पद जो आया उस अनुमिति पद के द्वारा पहले पक्ष में क्या ले लिया अनुमान अनिष्ठ प्रामाण्य अनुमिति ये अर्थ ले लिया। अब इसका दूसरा अर्थ ले रहा है। क्या अर्थ यहाँ अनुमिति पदम अनुमिति निष्ठ इतर भेदानुमिति परम। अनुमिति अनुमान का निरूपण किया वहाँ पूर्व प्रकरण में। अनुमान का निरूपण कैसे करेगा लक्षण के बिना कर सकता है क्या? अनुमान का निरूपण करेगा तो अनुमिति का उसका लक्षण बताना पड़ेगा। अनुमानगत प्रामाण्य अनुमान का निरूपण किया। अनुमान का निरूपण कैसे किया? अनुमान में अनुमानम प्रमाणम इस तरह से अनुमान में प्रामाण्य का सिद्धि किया। अनुमान में प्रामाण्य का सिद्धि क्या होता है? वो स्वयं अनुमिति। अनुमान में प्रामाण्य सिद्धि वो स्वयं अनुमिति। तो पहले अनुमिति पद के द्वारा वही ले लिया अनुमानगत प्रामाण्य सिद्धि अनुमानगत प्रामाण्य इतना ही यही ले लिया अनुमिति के अर्थ। अनुमिति का यथार्थ ज्ञान। वो यथार्थ ज्ञान क्या यथार्थ ज्ञान है? अनुमान में रखने वाला प्रामाण्य का यथार्थ ज्ञान। ये हो गया अनुमिति का अर्थ पहले पक्ष में। अब क्या ले रहा ऐसा नहीं लेते हुए अनुमिति पदम वहाँ अनुमिति का चर्चा जहाँ हो रहा है अनुमिति का लक्षण भी रहेगा। अनुमिति का अर्थ परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही। तो इस तरह से कुछ न कुछ लक्षण रहेगा। वो लक्षण क्या होता है? व्यावर्तकम। व्यावर्तकम व्यवहारं च लक्षण से प्रयोजनम। व्यावर्तक होता है। व्यावर्तक कैसे करोगे? पृथ्वी गंधवती गंधवत्व हो या पृथ्वी का लक्षण वो गंधवत्व लक्षण पृथ्वी का व्यावर्तक। किससे व्यावर्तक? पृथ्वी भिन्न सारे पदार्थों से। सारे पदार्थों के व्यावर्त कैसे करोगे? वो जो लक्ष्य जो हो गया लक्ष्य को पक्ष बनाते हुए और लक्षणा को हेतु करते हुए और साथ क्या हो जाएगा? इतर भेद। तो पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्व जो लक्षण हुआ गंधवत्व लक्षणा को ही हेतु लेते हुए वो लक्ष्य जो पृथ्वी में इतर भेद सिद्धि करेंगे वो इतर भेद ही व्यावर्तकत्व माने पृथ्वी इतर भिन्न यही हो गया पृथ्वी में होने वाला व्यावर्तकत्व। तो व्यावर्तकत्व का संपादक कौन हो गया? लक्षण। इस तरह से जो अनुमिति पदवी अनुमिति लक्षणा के द्वारा इतर व्यावर्तक हो जाएगा। अनुमिति का जो लक्षण अनुमिति का लक्षण उस अनुमिति में इतर भेद का सिद्धि कर पाएगा। जैसे पृथ्वी का लक्षण पृथ्वी में इतर भेद का सिद्धि कर पाया वैसे ही अनुमिति का लक्षण भी अनुमिति में इतर भेद का सिद्धि करेगा। वो क्या है? वो व्यतिरेक अनुमान केवल व्यतिरेक अनुमान है। वो अनुमान के द्वारा संपन्न हुआ जो अनुमिति उसका ग्रहण कर रहा है। इतर भेदानुमिति को अनुमिति शब्द से ले लिया। पहले पक्ष में अनुमान निष्ठ प्रामाण्य को अनुमिति शब्द से ले लिया। अब दूसरा पक्ष ये केचित वाले ये क्या कहते हैं? अनुमिति पदम अनुमिति निष्ठ इतर भेदानुमिति परम। अनुमिति निष्ठ अनुमिति जो पद हो गया वो अनुमिति निष्ठ का अर्थ अनुमिति जो यथार्थ ज्ञान अनुमिति जो कौन सी यथार्थ ज्ञान वही अनुमानम प्रामाण्यम अनुमानम प्रमाणम वही अनुमिति। उस अनुमिति में इतर भेद है। उस अनुमिति में इतर भेद रहेगा। उस इतर भेद का संपादन करने वाला भी अनुमान रहेगा। इतर भेद का अनुमान इतर भेद को अनुमान के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुमिति पदम अनुमिति निष्ठ इतर भेदानुमिति परम। अनुमिति में रखने वाला इतर भेद उस अनुमिति इतर भेदानुमिति जो हो रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए। वो इतर भेदानुमिति कैसे हो जाएगा? अनुमिति स्वेतर भिन्नाम। वो टीका में क्या टीका में? टीका में अनुमिति ही स्वेतर भिन्ना इस रूप से
नहीं तो लिख सकते हैं। हाँ, अनुमिति ही इतर भिन्ना अथवा स्वेतर भिन्ना ऐसा होना चाहिए। ये लिख लो, नहीं तो ये अनुमान, ये दूसरा केचित मत का है। ये अनुमिति ही स्वेतर भिन्नाम परामर्शजन्य ज्ञानत्वात् परामर्शजन्य ज्ञानत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षादयः। ओ माय गॉड, यहाँ तक रखेंगे। 725 हो गया। अनुमिति ही स्वेतर भिन्ना परामर्शजन्य ज्ञानत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षादयः। ये अनुमान हुआ, इसका कल देखते हैं। ये केचित मत कल देखेंगे। ये मात्र टीका है, छात्र प्रश्न नहीं, छात्र प्रश्न की जरूरत नहीं। छात्र प्रश्न हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला है, संस्कृत वाला है। बहुत विशेष नहीं उसमें।